शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। नमस्कार, मैं नारायण राव एक बार फिर से आपके बीच। और आज हमारे व्यक्ति विशेष हैं हमारे चैनल पे सम्माननीय विवेक दुबे जी, जो शिक्षाकर्मी संघ के संयोजक हैं, और सम्माननीय प्रदीप पांडे जी, जो शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं शिक्षाकर्मी संघ के बारे में और क्या रणनीति है आगे का, और क्यों नहीं हो पाया इनका मांग पूरा। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। स्वागत है विवेक दुबे जी आपका, और प्रदीप भी आपका भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले बताइए विवेक भैया, ये कर्मोन्नति और संविलियन सविलियन, ये शब्द कहाँ से आया और ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब हम शिक्षाकर्मी नहीं हैं। हमारा संगठन भी जो है वो जितने भी संगठन है वो सब शिक्षक संगठन हो चुके हैं। हालांकि अतीत में शिक्षाकर्मी हुआ करते थे और वहीं से जो है कहानी प्रारंभ हुई है। आपने पूछा कि क्रमोन्नति क्या है, तो देखिए होता क्या है, हर जो कर्मचारी होता है उसको उच्च पद पर, अगले पद पर जाने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं पदोन्नति। लेकिन यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं मिल पाता है, यानी अगला जो उसका पोस्ट है, मान लीजिए जैसे प्रदीप भाई सहायक शिक्षक हैं, तो इनका जो पदोन्नति का अगला पोस्ट है उसको शिक्षक पद कहेंगे। उसके बाद अगला जो पद है उसको उसका व्याख्याता कहेंगे। तो हर के लिए एक एक सीढ़ी बनाया गया है जिसको पदोन्नति कहते हैं। किसी कारणवश विभाग यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं देता है तो उसको कंपनसेट करने के तौर पर क्रमोन्नति दिया जाता है। जैसे 5 साल की एक पद पर सेवा करने के बाद जो व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी होता है, वो पदोन्नति का हकदार हो जाता है। कायदे से उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन यदि पदोन्नति नहीं मिल पाता है तो 10 साल के बाद, जो अभी वर्तमान में नियम है उसके तहत 10 साल बाद उसे क्रमोन्नत वेतनमान मिलता है। तो क्रमोन्नत वेतनमान ये होता है कि उसका जो एक अगला लेवल है, पूरा चार्ट बना हुआ है क्रमोन्नत वेतनमान का, उस पद पर उसको वेतनमान मिलेगा। तो उसे ही क्रमोन्नति कहते हैं। और दूसरा आपने सवाल जो पूछा वो किसके संबंध में था? सविलियन। तो देखिए, सविलियन ये है कि पहले जब हमारी भर्ती हुई थी, शुरुआत में जब इस पद का जन्म हुआ शिक्षाकर्मी का, तो वो एक नई व्यवस्था बनाते हुए, पंचायती राज अधिनियम का प्रयोग करते हुए पंचायत में पोस्टिंग दी गई। उससे पहले रेगुलर शिक्षक की भर्ती हुआ करते थे जो स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त होते थे और स्कूल शिक्षा विभाग में पूरी तरह से सेवाएं देते थे। लेकिन 1998 में एक नई व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत उस समय यह तय किया गया तत्कालीन सरकार द्वारा कि अब जो भर्ती होगी वो भर्ती पंचायत में होगी और वो सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में देंगे। आप यहीं से सोच कर देखिए कि केवल पैसा बचाने के लिए ये खेल खेला गया कि ये शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत करेगा, अत्यंत अल्प वेतन में करेगा। उस समय जब शुरुआत हुआ तो 500, 750, 1000 इस प्रकार का वेतन दिया गया सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता को, और पदनाम में पंचायत शब्द जोड़ दिया गया और पंचायत के साथ यही बना शिक्षाकर्मी। तो जो उस समय भर्ती हुई वो शिक्षाकर्मी वर्ग 3, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के तौर पर हुई, लेकिन उनका काम वही था जो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता का होता था। तो पंचायत में इनकी भर्ती की गई। इनका जो नियोक्ता था, यानी जो नियुक्ति देने वाला था, वो पंचायत था, लेकिन सारा काम, सारी जो जिम्मेदारी वो उसी प्रकार थी जिस प्रकार नियमित शिक्षक की होती थी, और ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो एक सरकारी स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था बना दी गई केवल सरकार का पैसा बचाने के लिए कि वहां पर व्याख्याता भी है, प्राचार्य भी है, शिक्षक भी है, सहायक शिक्षक भी है। चूंकि उसकी भर्ती नियमित तौर पर हुई है, केवल सरकार ने निर्णय ले लिया कि अब इसकी भर्ती जो है नियमित नहीं करेंगे, पंचायत के तौर पर करेंगे, शिक्षाकर्मी के तौर पर करेंगे। तो नीचे जो नियुक्त हुआ व्यक्ति 1998 में और उसके बाद वो वही योग्यता रखता था, उसके लिए भी उसी प्रकार की सारी अनिवार्यता थी, उसकी भर्ती हुई और उसको शिक्षाकर्मी के तौर पर रखा गया। तो ये जबरदस्त विसंगति थी और कालांतर में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया, थोड़ा सा वेतन में इजाफा हुआ, नाम में परिवर्तित करके जो शिक्षाकर्मी था उसको बदलकर शिक्षक पंचायत, व्याख्याता पंचायत ये कर दिया गया। लेकिन शिक्षकों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी वही मांग थी कि हमारा सविलियन किया जाए, यानी मर्जिंग किया जाए। तो मर्जिंग किस में होगा? तो भाई स्कूल शिक्षा विभाग में होना चाहिए। हम जब सेवा स्कूल शिक्षा विभाग में दे रहे हैं, शिक्षा विभाग हमारा नियोक्ता होना चाहिए, तो आप हमें पंचायत के कर्मचारी क्यों रख रहे हैं? तो जो शब्द आया
मर्जिंग के लिए, उसी को सिविलियन शब्द किया गया। अच्छा। यानी आप पंचायत विभाग से हमको इस विभाग में लाकर समाहित कीजिए, और यही जो लड़ाई थी वो सिविलियन के नाम से हुई, जो 2018 में और फिर जो 2020 में पूरी हुई। 2018 में जिन लोग 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके थे पंचायत में रहते हुए, उनका सिविलियन हुआ, और जो शेष रह गए उनका जो सिविलियन हुआ वो 2020 में हुआ, और 2020 में जो 8 साल वाला जो बाध्यता था उसको हटाकर 2 साल किया गया। तो इस तरीके से सिविलियन शब्द का इजाद हुआ था, और सिविलियन शब्द के ही फलस्वरूप हम लोग जो है अब स्कूल शिक्षा विभाग के निमित्त कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा सर, एक और बताइए, ये शिक्षाकर्मी संघ में प्रदेश अध्यक्ष हैं पांडे जी जी, तो संयोजक आप हैं जी। तो ये संयोजक पद अलग है शिक्षाकर्मी से, बिल्कुल अलग है जी, कि ये शिक्षाकर्मी जो यूनियन है उससे निकल के बना है? देखिए, संयोजक जो होता है शब्द, संयोजन करने वाला, जो जोड़े उसको बनाए, जो सबको एकजुट करे, वो होता है संयोजक। ये केवल प्रदेश संयोजक जो होता है वो शिक्षाकर्मी में ही नहीं है या शिक्षक संघ में ही नहीं है। अच्छा। सारे जो संगठन बनते हैं और सामाजिक संगठन जो बनते हैं उसमें भी प्रदेश संयोजक जो है शब्द होता है, उसका काम होता है संयोजन करना। चूंकि 2018 में जब सिविलियन हुआ तो मैं भी उन दुर्भाग्यशालियों में शामिल था जिनका लड़ाई लड़ने के बावजूद सिविलियन नहीं हो पाया था। क्योंकि मेरे जो सेवा थी वो उस समय 7 साल ही हुई थी, 8 साल पूरा नहीं हुआ था, तो हम लोग बच गए। तो मैंने उस समय सिविलियन अधिकार मंच करके एक संगठन बनाया, जो नॉन रजिस्टर्ड संगठन था, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने नहीं कराया था, लेकिन जो लोग सिविलियन से बच गए थे उन्होंने सिविलियन अधिकार मंच बनाया, और उस मंच के बैनर तले हमने लड़ाई लड़ी। उस मंच के तहत हमको बड़ी जीत मिली, और सरकार ने हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारे बातचीत को देखते हुए ये तय किया, तत्कालिक जो उस समय की सरकार थी उसने, कि अब हम जो 8 वर्ष की बाध्यता है उसको हटाकर 2 वर्ष कर देंगे, ताकि सभी जो लोग बचे हुए हैं उनका सिविलियन हो जाए। सिविलियन होने के बाद फिर मैंने एक और संगठन जो होता है, क्योंकि अब हमारा संघर्ष खत्म हो गया, सिविलियन भी हो गया, तो सिविलियन अधिकार मंच का जो था हमको खत्म करना था, तो हमने उसको खत्म करके जिनका सिविलियन हो गया था उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके आगे के संघर्ष के लिए, जो अभी हमारा संगठन है सर्व शिक्षक संघ, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और उसका मैं पहला प्रदेश अध्यक्ष बना अभी उस समय। अच्छा, 2020 में नवंबर 2020 में सिविलियन हुआ, उसका हमने संगठन निर्माण किया। तो जो पहला अध्यक्ष बना सर्व शिक्षक संघ का वो मैं था। उसके बाद जैसा कि बायलॉज होता है, नियम होता है संगठनों का, तो संगठन के नियम में यह था कि 3 वर्ष के बाद पुनः जो है अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो पहला अध्यक्ष होता है वही दोबारा भी बन जाता है, तिबारा भी बन जाता है, 2-3 बार। मैंने जीवन पर्यंत चलते रहता है। मैंने उस परिपाटी को तोड़ा। मैंने जैसे ही 3 साल होने वाला था उसके ठीक पहले इस्तीफा दिया, और साथियों ने ये निवेदन भी किया कि सर आप बने रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। फिर हमारे संगठन की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके तहत हमने चुनाव कराने के लिए आगे प्रस्तावित किया, लेकिन कोई जो है व्यक्ति, जैसा कि चुनाव के लिए होता है कि नाम मंगाए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, चुनाव के लिए कमेटी बनती है, वो हमने बनाया, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने जो है दावेदारी नहीं की और ये कहा सर्वसम्मति से कि सर यदि आप नहीं है तो प्रदीप पांडे सर को हम अध्यक्ष निर्वाचित करना चाहते हैं। तो निर्विरोध फिर प्रदीप पांडे जी बने। चूंकि मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था, इस संगठन को मैंने खड़ा किया था, तो साथियों ने ही तय किया कि सर आप सम्मानजनक एक पोस्ट लीजिए और आप रहिए। तो अब बच क्या जाता है, संरक्षक और संयोजक। तो चूंकि संयोजन मैंने किया था तो इसलिए मुझे संयोजक बनाया गया। और जो हमारे और वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने उस सिविलियन की लड़ाई में सहयोग दिया, जिनका सबसे पहले सिविलियन हो चुका, जैसे प्रदीप भाई का सिविलियन हो चुका था, इनका 18 में ही सिविलियन हो गया था। बावजूद इन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। चंद लोग थे जिन्होंने खुलकर साथ दिया, तो वैसे लोग जो है वरिष्ठ लोग, वो लोग संरक्षक बने। क्योंकि मैंने संगठन का संयोजन किया था इसलिए मैं प्रदेश संयोजक बना, और प्रदीप भाई वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा 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 जी। अच्छा सर, अभी आप लोगों का कौन कौन सा मांग है जो पूरा नहीं हुआ है? अच्छा, मैं ही जानकारी दूं कि प्रदीप भाई से लेंगे? अभी आप दो ना, फिर भैया जी का भी आएगा। देखिए, बहुत सारी मांगे हैं। सबसे पहली बात तो कि पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं हुई। सिविलियन तो हुआ लेकिन आधा अधूरा हुआ। शिक्षक जो है 98 से सेवा दे रहे हैं, तो भाई आप जब उनको ले रहे हो, मर्ज कर रहे हो, स्वाभाविक बात है कि उनका जो पुराना सेवा है वो
काउंट होना चाहिए। हाँ। आप भी जब कोई जॉब ग्रहण करते हैं हाँ। तो क्या होता है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। हाँ, कि बिल्कुल। भाई आपने इस चैनल में इतने समय काम किया, इस चैनल में इतना समय आपने काम किया। हाँ। इसमें ये हुआ जो इसको कह लीजिए कि हास्यास्पद भी है, बहुत बड़ी विसंगति भी है अपने आप में, कि पुरानी सेवा की गणना नहीं की गई और 18 से यानी जब से आपका संविलियन हुआ है हाँ। तभी से आपकी सेवा को माना जाएगा, ये नियम बनाया गया। हाँ। मेरा संविलियन 20 में हुआ, नवंबर 20 में, तो मेरी पूर्व सेवा को नहीं माना जा रहा है, मेरा जो है 2020 से सेवा को काउंट करेंगे। अच्छा। ऐसा है। तो ये बड़ा नुकसान था। हाँ। जो अभी भी चल रहा है कि हमारी पूर्व सेवा अधिक गणना नहीं हुई है। हाँ। दूसरा, सहायक शिक्षक जो हैं, हाँ। आपने एक शब्द सुना होगा, वेतन विसंगति। हाँ। तो सहायक शिक्षकों का वेतन में विसंगति है। लेवल जो बनता है शिक्षकों का, जैसे शुरुआती तौर पर जब कोई शिक्षक नियुक्त होता है तो सहायक शिक्षक नियुक्त होता है तो लेवल 6 पे नियुक्त होता है। शिक्षक जो नियुक्त होता है वो लेवल 8 पे नियुक्त होता है और व्याख्याता जो होता है लेवल 9 पे नियुक्त होता है। तो सहायक शिक्षकों ने ये मांग की कि भाई हमारा भी जो लेवल है वो एक स्टेप कम से कम ऊपर किया जाए और तीनों में इस प्रकार व्यवस्था बनाई जाए कि जैसे लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 क्रमबद्ध तरीके से रहे। इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लेवल का अंतर आ रहा है। 6 के बाद सीधा 8, सामान्य भाषा में अगर आप समझे तो लेवल 6 के बाद लेवल 8 और उसका लेवल 9। तो उनका ये मांग है, हम जितने भी हमारे सहायक शिक्षक भाई हैं, हम सब लोग हैं जो, कि भाई लेवल जो है वो इस तरीके से बनाया जाए कि तीनों के वेतन बैंड में अंतर जो है वो बिल्कुल समान प्रकार का हो जाए। ऐसा ना हो कि दो लोगों के बीच में बहुत अंतर। जैसे उदाहरण के लिए मोटे तौर पे आप अगर बात करें तो सहायक शिक्षक का वेतन 25,000 प्रथम में नियुक्त होने पर, आप 25,400 होता है, लेकिन मैं एकदम मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, 100-400 को छोड़ दे तो 25,000, 34,000 और 30,000। व्याख्याता 38,000, बेसिक हो गया समझिए, 38,100 होता है। आप इसमें आएंगे तो 34 और उसमें जाएंगे तो 25। अब सामान्य भाषा में अगर आप कहें तो 25 और 34 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 9 का। और 34 और 38 के बीच में कितना हो गया, 4 का। तो ये अंतर जो है, इसी को खत्म करने के लिए ये मांग है कि वेतन विसंगति जो है वो दूर किया जाए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने तो सरल भाषा में आपको और जनता को सबको समझा दिया कि भाई ये विसंगति है, इसी को हटाने की मांग की जा रही है कि तीनों के बीच का अंतर 4,000 हो जाए। ठीक है, ये मांग है। अब जो ये वर्तमान सरकार है उसने अपने जन घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया हुआ है कि हम जब सरकार में आएंगे तो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। सभी जो है कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। तो ये वेतन विसंगति का मांग दूर नहीं हुआ है। शिक्षक हैं 98 से नौकरी कर रहे हैं, जैसे व्याख्याता को लीजिए, सहायक शिक्षक लीजिए, प्रदीप भाई हैं, अब ये 2007 से नौकरी कर रहे हैं, आज तक सहायक शिक्षक पे नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक पद पर ये है ही नहीं। आप ही लोग मीडिया में खबर चलाते हैं कि हजारों संख्या में शिक्षक का पद खाली है, सब जानते हैं, विधानसभा में जानकारी आती है। तो भाई पद खाली है, आपके पास योग्य व्यक्ति है तो इसको उसमें बैठाओ ना। प्राचार्य के पद खाली है 70%। तो व्याख्याता जब आपके पास 98 से सेवा दे रहा है स्कूल शिक्षा विभाग की स्कूलों में, तो उसको आप प्राचार्य बनाइए ना। आप शिक्षक को व्याख्याता बनाइए ना। बिल्कुल। तो पदोन्नति नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मांगे हैं। मैं मांगों के फेहरिस्त पे जाऊंगा तो बहुत लंबा है। ट्रांसफर होता है, ई और टी अलग अलग बना दिया गया है, जबकि कागजों में मर्ज किया गया है, लेकिन शिक्षक के मामले में उसको अलग रखा गया है। ये एजुकेशन के टीचर हैं, ये ट्राइबल के टीचर हैं। एजुकेशन वाला ट्राइबल में नहीं जा सकता, ट्राइबल वाला एजुकेशन में नहीं आ सकता। यहाँ बिलासपुर में अगर कोई शिक्षक है और वो जसपुर जाना चाहता है ट्राइबल इलाके में, जहां खुद कहा जाता है कि ट्राइबल इलाकों में शिक्षकों की कमी है, बिल्कुल, तो वो नहीं जा सकता। वो स्वयं से जाना चाह रहा है उस जगह में, वो दंतेवाड़ा जाना चाह रहा है, वो बस्तर जाना चाह रहा है, वो नहीं जा सकता। क्यों? नियम नहीं है। बोलेंगे ये एजुकेशन का शिक्षक है, ये ट्राइबल में नहीं जा सकता। ट्राइबल वाला यहां आना चाहता है तो वो नहीं आ सकता। तो सोच के देखिए, जगह खाली है, ये शिक्षक जाने को तैयार है लेकिन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल एजुकेशन का चक्कर है।
स्थानांतरण नीति हर साल आनी चाहिए, आती नहीं है, खोला नहीं जाता। अच्छा विवेक सर, एक बात बताइए, अभी बोले कि जो इधर है वो उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। हाँ। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा सरकार कर दे कि जो जहां जाना चाहता है जा सकता है करके, तो सरकार को क्या घाटा पड़ेगा इससे? देखिए, सब सोच का अंतर है भाई। मैं ये कहता हूं, कोई व्यक्ति 5 साल 7 साल सेवा दे लिया, पुलिस विभाग में है कि नहीं व्यवस्था कि पुलिस विभाग में 5 साल अनिवार्य रूप से आपको कहां देना पड़ेगा सेवा? ट्राइबल बेल्ट में। उसका उसके आने की व्यवस्था की जाती है ना। भाई जीवन भर उसको वहीं थोड़े रखोगे, उसका भी तो परिवार है। कोई व्यक्ति वहां 5 साल 10 साल सेवा कर लिया, आना चाहता है, आप क्यों रोक रहे हैं? भाई आप ऐसी व्यवस्था बना लीजिए ना कि मान लीजिए आप, जैसे एक बात उठती है, हमेशा ये बात आता है कि ट्राइबल एजुकेशन को अगर शिक्षकों के मामले में मिला दिया जाए तो ट्राइबल और एजुकेशन को मिला देने पर ट्राइबल के सारे शिक्षक यहाँ आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसका घर परिवार वहीं है वो क्यों यहाँ आएगा? दूसरी बात, जितने लोग यहाँ आएंगे तो भाई वहां पद खाली होगा ना। आपको भर्ती करनी है ना, आप वहीं कर लीजिए। क्या दिक्कत है? आप वहां भर्ती कर लीजिए। तो यहां से जो जाना चाह रहा है उसके लिए भी रास्ता नहीं है, वहां से जो आना चाह रहा है उसके लिए भी रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, आपको जो नई भर्ती करनी है उसको आप वहां कर सकते हैं, जहां का जिस साल में जहां पद खाली रहेगा वहां भर्ती कीजिए भाई। किसी शिक्षक को आप किसी जगह पर फंसा देंगे, स्वाभाविक बात है कि किसी की भी लीजिए। एक बात सोचिए, व्यवहारिक बात करते हैं, नियमों पे भी ना जाएं। मान लीजिए मेरा घर परिवार कहाँ है? बिलासपुर में है। भाई मुझको नौकरी की जरूरत है, मेरे पास सीमित अवसर है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, सब किया है। मेरे को जहां अवसर मिलेगा मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति होता है कि वो वापस आना चाहेगा, तो वो प्रयास करेगा। आप उसको जबरदस्ती वहां पे रखेंगे जीवन काल के लिए, तो वो तो इधर उधर प्रयास करते ही रहेगा ना। और वो पूरे मन से काम नहीं करेगा। भाई एक लिमिटेशन आप रख दो ना, 5 साल 10 साल इतना साल सेवा दे सकते हैं, उसके बाद आपको आना है। उसके बाद आएंगे, कुछ तो रास्ता रखिए। कुछ रास्ता रखेंगे तो वो उस विकल्प के आधार पर जीकर आसान्वित होकर अच्छे से अपना काम करेगा कि ठीक है भाई 5 साल 7 साल में यहाँ काम कर लिया, अब मेरे को आगे जाने का वहां रास्ता मिलेगा। आपने रास्ता ही बंद कर दिया तो वो कुंठित नहीं होगा। आप एक शिक्षक को पिछले 27 साल से शिक्षक के पद पर रखे हुए हैं, सहायक शिक्षक के पद पर रखे हुए हैं, व्याख्याता के पद पर रखे हुए हैं, तो आपने तो उसके अधिकार को मार दिया ना। कुंठित नहीं होगा वो देख रहा है कि रास्ता है, नियम भी है, मेरे को यहाँ पे जाना भी चाहिए। लेकिन आप उसको व्याख्याता को प्राचार्य नहीं बनाओगे, आप शिक्षक को जो है व्याख्याता नहीं बनाओगे, सहायक शिक्षक को शिक्षक नहीं बनाओगे। और आप बोलोगे कि मैं क्या बोलते हैं शिक्षकों से बहुत अच्छा चाहता हूं, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, और कागजों में आप बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है? जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देश में चर्चा हो रही है उसमें यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि जो शिक्षक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए। आउट ऑफ टर्न खास तौर पर पुलिस विभाग में प्रयोग किया जाता है कि यदि आप नक्सलियों को मार देते हैं या देश के दुश्मनों को मार देते हैं, किसी आतंकवादी को मार देते हैं, अलग अलग जगह, भाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या है, अन्य जगह पे अलग अलग समस्या है, तो जब आप कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात करता है। कार्रवाई तो खर्च से होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात नहीं होती। शिक्षा नीति के सारे पैमानों की बात होगी। शिक्षक को ये करना चाहिए, शिक्षक का ट्रेनिंग होना चाहिए, सब होना चाहिए। शिक्षक का जो अधिकार है वो कब दिया जाएगा? उसके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की कौन व्यवस्था बनाएगा? जो कागज में बना हुआ है उसको नहीं दिया जा रहा है। कागज में जब आप पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती पदोन्नति अधिनियम को तो कहता है कि व्याख्याता जो है वो 5 साल बाद प्राचार्य के योग्य हो जाता है। यहाँ तो प्राचार्य के पद के योग्य 27 साल से है, तो उसको दीजिए ना भाई, कौन देगा? तो ये सब चीजें हैं शिक्षक के साथ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं गिनाना चालू करूंगा तो मुद्दे खत्म नहीं। अभी घोषणा पत्र बना था कांग्रेस और बीजेपी का जी, तो घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर क्या क्या था शिक्षा कर्मी के लिए? देखिए शिक्षकों के लिए अब तो शिक्षाकर्मी शब्द है नहीं, अब नहीं है, खत्म हो गया, शब्द हट गया है, शिक्षक ही है। शिक्षक ना, शिक्षकों के लिए जो अभी है 2-3 चीजें जो थी। पहला तो सबसे पहला सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, उसका घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा, जिस पर 0% काम हुआ है अभी तक।
दूसरा ये कि सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। तो वो उसमें तो शिक्षक भी आते हैं। हाँ सबसे बड़ा जो संख्या है वो हमारा ही है, 2.5 लाख के आसपास है हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो क्रमोन्नत से भी वेतनमान से भी वंचित है। हाँ और तीसरी बात, 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी नए पदों पर, हाँ वो भी नहीं हुआ। वो घोषणा पत्र में नहीं था शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो रिक्त पद है वो भर्ती की जाएगी। तो फिर भी जो ये है क्या बोलते हैं आपका, विधानसभा में भी इसकी घोषणा हुई हाँ कि इतने पद खाली हैं, इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। हाँ सदन के पटल पर शिक्षा मंत्री यदि कोई घोषणा करते हैं तो आप उसको उतना ही तवज्जो दीजिए जितना घोषणा पत्र में है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये फिर अपन आगे आते हैं कि इसके अलावा अपना एक और जो मांग है वो ये है कि महंगाई भत्ता जो होता है, शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। हाँ भाई हर साल महंगाई बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। हाँ तो कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ये घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि केंद्र के सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब होता क्या है, महंगाई भत्ता केंद्र जो है 6-6 महीने में रिवाइज करता है। हर 6 महीने में उसका नियम है कि पहले मान लो 44% था, तो इस बार 3% उसमें इजाफा करके 47 कर दिया गया। फिर अगले 6 महीने बाद रिवाइज किया तो 4% इजाफा कर दिया, तो वो 51% हो गया। तो महंगाई भत्ता जो है लगातार ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। बेसिक जो हमारा वेतनमान होता है उसका उतना प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि कह तो दिया कि ऐसा करेंगे, अभी जो घोषणा हुई महंगाई भत्ता की देने की, उसको दिया गया अप्रैल से, 1 अप्रैल से, जबकि केंद्र ने दिया हुआ है जुलाई से। तो 1 जुलाई से हमको मिलना चाहिए था केंद्र के समान। आपने कहा कि केंद्र के समान शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, और आपने दिया कब से? आपने दिया 1 अप्रैल से। तो सीधे तौर पर ज्यादा आप गणित नहीं भी दौड़ाएंगे तो 9 महीने का नुकसान हो गया। 9 महीना हमको अगर आप 1 जुलाई से देते तो आप 9 महीने इधर का हमको देते ना, उसी हिसाब से बढ़ा बढ़ा के तनख्वाह, तो उसका मिलता है एरियस। वो एरियस को बोले थे कि खाते में समायोजित किया जाएगा जो हमारा जीपीएफ खाता है, वो भी नहीं किया गया। तो समय पर महंगाई भत्ता तक कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। और जब हम कर्मचारी शब्द यूज करते हैं तो ये मान चलिए कि 2.5 लाख शिक्षक उसमें समाहित हैं। तो शिक्षक को ना तो समय पर महंगाई भत्ता मिल रहा है, ना शिक्षक को समय पे क्या बोलते हैं पदोन्नति मिल रहा है, ना क्रमोन्नति मिल रहा है। क्रमोन्नति मामले में शिक्षिका है सोना साहू, बहन सोना साहू सूरजपुर से हैं, उन्होंने कोर्ट में केस लगाया और डबल बेंच से यहां जीत गई। उनको पंचायत से वेतन भी मिल गया। अब बात आई स्कूल शिक्षा विभाग से वेतन देने की। वेतन मतलब क्रमोन्नत वेतनमान, तो भाई एरियस मिलता उसको, तो उस पर रोक लगा दी गई। सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी दायर की। एसएलपी ये होता है कि अगर डबल बेंच से आप जीत जाते हैं तो सरकार जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो एक अर्जी लगाएंगी कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, उसको बोलते हैं एसएलपी। वो खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने योग्य नहीं समझा, खारिज कर दिया। डबल बेंच ने अभी फिर एक डेडलाइन दिया है कि अप्रैल के अंत तक इनको स्कूल शिक्षा विभाग जो है राशि प्रदान करे, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। और घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका कागज में उल्लेख है जो शिक्षकों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं तो जो शिक्षिका हैं सूरजपुर की जब आप बता रहे हैं जी, तो वो हाई कोर्ट से जब मतलब जीत चुकी हैं जी, और वहां सुप्रीम कोर्ट में सरकार लगाया था, है ना, तो खारिज हो गया। तो हाई कोर्ट फिर सरकार के ऊपर कुछ कार्यवाही लगाते हैं उसको। तो अमानना लगाया गया, तब ये फैसला आया है कोर्ट का कि इसको जो शिक्षिका है उसको जो विभाग है वो अप्रैल के अंत तक राशि जो बची हुई है स्कूल शिक्षा विभाग की वो देकर जो है केस का निपटारा करें। लेकिन आप कब मानोगे इस चीज को? जब आपके खाते में पैसा आ जाए। बिल्कुल। भाई पैसा दिया नहीं गया है। उस एक बहन को अगर पैसा मिलता है तो बाकी सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल। तो भाई जब आपने कहा है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा तो फिर दीजिए ना उसको। बिल्कुल। तो कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया है, उसको दीजिए। तो भाई साहब होता ये है, बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें कागजों में है, भारतीय नियम में है, हो नहीं रहा है। ये शिक्षकों की मूल समस्या है। और आम लोगों को
ये बातें समझ में नहीं आती हैं। हाँ। मैं इसीलिए एकदम सरल सरल शब्दों में समझाया हूं कि आपका वीडियो कोई देखे तो आम आदमी भी समझ जाए कि भाई क्या है। हाँ बिल्कुल। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग बार बार हड़ताल करते हैं, बार बार ये करते हैं। भाई कागजों में लिख दिया गया है। मैं तो मीडिया के लिए इस चीज को लिखा भी था कि भाई आप लोग सौगात क्यों बताते हैं महंगाई भत्ता को। हाँ, प्राइवेट सही है, में, सही है, सही है। प्राइवेट में अभी आप नौकरी करते हो, तो प्राइवेट में नौकरी किया हूं, तो हमारा इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं लगता वहां? लगता है ना भाई। साल में एक बार हमारे काम का आकलन करके बिल्कुल जो भी बढ़ोतरी करनी हो किया जाता है ना। कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर इंसेंटिव पर देना होता है दिया जाता है ना। सारी व्यवस्था बनी हुई है ना। तो शासकीय कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था बनी हुई है कि समय समय पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा और साल में इंक्रीमेंट लगेगा। बिल्कुल। तो महंगाई भत्ता तो हमको कोई मिलने वाला सौगात नहीं है। अब वो ऐसा छपता है शिक्षकों को मिला महंगाई भत्ता का सौगात। अरे क्या सौगात है भाई, वो तो हमारे वेतन का हिस्सा है जो आप हमको देर से दे रहे हैं। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि 1 जुलाई और 1 जनवरी फिक्स डेट है केंद्र सरकार का, जैसे ही वो घोषित करे स्वमेव यहाँ लागू हो जाना चाहिए। स्वमेव लागू हो जाना चाहिए कि जैसे ही केंद्र देगी और जितना % देगी वैसे ही यहाँ के शासकीय कर्मचारियों को मिल जाएगा। उसके लिए अलग से घोषणा करने की क्या जरूरत है? और घोषणा कर रहे हैं और आप बात के डेट से कर रहे हैं। बिल्कुल। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं चुनाव से पहले वीडियो बनाकर इस बात को कहा है कि शिक्षकों को या कर्मचारियों को यदि उनका महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है तो ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। ये उनका शोषण है। कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। चुनाव पहले बोले थे, चुनाव पहले कहा था ओपी भैया। हाँ, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था उसका पालन हो और हमको भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समान सेम तिथि पर उसी डे तिथि से और उतनी ही महंगाई भत्ते की प्राप्ति हो। तो भाई हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं? जो चीज आपको पहले सही लगा था उसी को तो मांग कर रहे हैं ना, कि वही चीज हम मांग रहे हैं। कोई नया चीज तो नहीं मांग रहे हैं। नहीं। मांगोगे तो ऐसा बन जाता है खबर कि ये लोग हर दिन मांग करते रहते हैं। भाई आपका बेसिक हक भी छीन लिया जाएगा तो कम से कम उसको तो आप मांगोगे ना। बिल्कुल, ये है बात। अच्छा सर, मैं गांव-गांव में घूमा हूं जी। कुछ शिक्षक ना जी परेशान होते हैं जी, तो उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि जो गांव में है ना गुरुजी, उन लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। किस संदर्भ में परेशान रहते हैं? मतलब किसी बच्चे को मार दिए जी, उसका पापा आ जाता है, बच्चे झगड़ा होते हैं तो उसके पापा लोग आ जाते हैं और उसमें भुगतना पड़ता है गुरुजी को। गुरुजी को उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, इस टाइप का व्यवहार रहता है। देखिए मार पर तो रोक लग गया है। मैं तो सभी शिक्षकों को गुजारिश करूंगा कि सरकार जैसा चाहती है वैसा आप कीजिए। तो बच्चे लड़ाई हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। मैं सभी शिक्षकों को ये कहूंगा कि आप गलती से भी किसी बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं, क्योंकि होता क्या है आप उसके भले के लिए छुड़ा रहे हैं। आप एक आंख मान लीजिए हल्का सा मार भी दे रहे हैं, लेकिन पूरे शिक्षा जो कह लीजिए कि विभाग कह लीजिए या शिक्षा का जो हमारा समाज है उसको कह लीजिए, इसमें राजनीति घुस चुका है। इतना राजनीति घुस चुका है कि कब उसका प्रयोग किस तौर पर हो जाएगा कोई नहीं जानता। और आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आपका खुद का परिवार खतरे में आ जाएगा। भाई आज हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा परिवार इससे पल रहा है। कल अगर हमको मान लीजिए हमारे पर कार्रवाई कर दी जाती तो हमारा परिवार संकट में आएगा ना। तो सबसे पहले तो शिक्षक जो है कोशिश करे, 100% पुरजोर कोशिश करे कि किसी भी बच्चे को उसको हाथ ना लगाना पड़े। अब मत लगाइए चाहे कैसी भी स्थिति रहे। दूसरी बात, ये बन गई है व्यवस्था, इसको जानबूझ के बनाया गया है। अब उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। कुछ घटनाएं ऐसे घटी कि शिक्षकों ने इतना ज्यादा मार दिया बच्चों को गुस्से के मारे कि उन बच्चों को चोट पहुंच गई। तो दोनों पहलू होता है। तत्कालिक समय में जो आया उसके हिसाब से सरकार ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया कि बच्चे को नहीं मारना है। स्वाभाविक का जैसा कानून बनता है उस कानून का पालन होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। तो अब दुरुपयोग भी हो रहा है। ठीक है, ये दुरुपयोग वाला हिस्सा है। तो हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपने तरफ से प्रयास करें कि हमसे ऐसा वाला चूक ना हो। दूसरी बात, जब शिकायत होती है तो तत्काल ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि
शिक्षक ही पूरी तरह से दोषी दिखाई देने लगता है। जबकि वर्तमान समय में देखेंगे तो पहले जैसा जो है शिक्षक का इमेज नहीं बना है। इसके पीछे बहुत सारे शिक्षक भी कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह समाज ही दोषी है। और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ और जो अंदर घुसाया गया बाकी लोगों को, आज देखिए कोई भी इंस्पेक्शन कर लेता है, कोई भी, मतलब पद संरचना का भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि एक नियमित प्राचार्य है, उसका क्या वेतनमान है, वो किस पद में है। भाई प्राचार्य जो होता है वो राजपत्रित अधिकारी है। क्लास 1 प्राचार्य तक है स्कूल शिक्षा विभाग में। क्लास 1 मतलब क्लास 1 अधिकारी प्राचार्य। प्राचार्य जो सामान्य होते हैं प्राचार्य, वो क्लास 2 जो होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी हैं। व्याख्याता जो है वो राजपत्रित अधिकारी है। राजस्व विभाग के कई पद जिनकी भर्ती पीएससी से होती है, कई पद जिसकी भर्ती पीएससी से होती है, उससे ऊपर वेतनमान में व्याख्याता और प्राचार्य हैं। ठीक है। अब छोटे पद पे जो बैठा हुआ है वो बड़े पद के अधिकारी की जांच करने पहुंच जाता है, टिप लिख के आ जाता है। आप सोच के देखिए, भाई सरकार ने व्यवस्था बनाई है, विसंगति है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। एक आध जगह ऐसा भी हुआ, व्याख्या हुआ, अखबारों में ही छप कर आया कि तहसीलदार अधिकारी के तौर पे पहुंचे और प्राचार्य को बोले कि आप खड़े होइए, आपकी कुर्सी पे मैं बैठूंगा। प्राचार्य को अपने नियम और अपने अधिकारों का ज्ञान था, वो नहीं तैयार हुए, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन प्राचार्य नहीं हुआ। सोच के देखिए, उस अधिकारी को यह नहीं पता है कि जो पद होता है उस प्राचार्य का, उस सीट पर केवल वही बैठेगा। और बड़े अधिकारी जो आते हैं जिन्हें इस सब चीजों की जानकारी होती है, वो स्वयं प्राचार्य की कुर्सी पर नहीं बैठते। मैंने देखा है स्वयं अपनी आंखों से, मुझे ये चीज की अच्छे से भान भी है कि वो सामने वाली कुर्सी पे बैठते हैं। आमतौर पर जिस अधिकारी को समझ होता है वो कभी भी सामने वाले जिसके इंस्पेक्शन में गया उसकी सूट पर नहीं बैठता। लेकिन चूंकि आपने सबको अधिकार दे दिया, कोई भी निरीक्षण करने चल दे रहा है, कोई भी पहुंच जा रहा है स्कूल में इंस्पेक्शन करने, वो सीधा प्राचार्य की कुर्सी पे बैठ जा रहा है और प्राचार्य कुर्सी छोड़ के दूसरी जगह बैठ रहा है। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि किस प्रकार आपने शिक्षक को धीरे 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 करके नीचे ला दिया। अब जब आप इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे, बच्चा जैसा देखेगा वैसा समझेगा। राजनीति अंदर स्कूल के अंदर घुसते गई, वो देख रहा है बच्चा कि उसके परिवार के सदस्य, उसके गांव का आदमी शिक्षक को किसी भी बात के लिए सुना के चला जा रहा है। उसके मन में भी ये बात आ जा रही है कि भाई इस शिक्षक को तो समय पड़ने पर फलाना व्यक्ति मेरे जो परिचित है वो डांटे थे, तो जाके वो फिर पहुंच जाता है शिकायत करने। जबकि कोई शिक्षक, मैं अपवाद वाले केस को छोड़ देता हूं, जानबूझकर बच्चों को नहीं मारता। भाई किसको शौक है कि वो बच्चे को जानबूझ के मारेगा? बिल्कुल सर, कोई नहीं मारता। मेरा ये कहना है सीधे तौर पर, जहां पर शिक्षक गलत है, भाई पेपर में ये भी आता है कि शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंच जाता है, आप उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पूरा समाज तो ऐसा नहीं है। नहीं। हमारे में तो अधिकांश जो है महिलाएं हैं। शिक्षा विभाग में जो रेशियो आप निकालेंगे, अधिकांश तो महिलाएं हैं। अभी तो 60, 40, 65, 35 का रेशियो हो गया होगा अगर आप गिनती करेंगे तो। तो भाई पूरा शिक्षक समाज तो ऐसा नहीं है। जो उस तरीके से कृत्य कर रहा है उस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, आप नौकरी से बर्खास्त कीजिए उसको। बेड टच का मामला आ रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आज तक भाई साहब आपने कभी नहीं देखा होगा कि शिक्षक संघ या शिक्षक कभी ऐसे मामले में साथ दिए होंगे शिक्षक का कि ये शराब पीकर आया था, इसके ऊपर कार्रवाई मत करो, ये बेड टच का मामला था, इसके ऊपर कार्रवाई मत करो। कभी कर्मचारी संघ उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है। हम तो खुद मांग करते हैं कि भाई उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, वो आपका हक है, आप बिल्कुल उस पर कीजिए। बाकी के ऊपर जितना करते हैं उससे दुगना पनिशमेंट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का मंदिर, जहां से हमारा परिवार पल रहा है, हमारा घर चल रहा है, वहां पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन बाकी लोगों को मत सताइए, बाकी लोगों की गरिमा सम्मान को बने रहने दीजिए। नहीं बने रहने देंगे तो भाई वही हो गया कि फिर जैसा होता है बाकी पेशा होता है। कुछ पेशे को नोबेल कॉज कहा गया है। ये जो पेशा है ये बाकी पेशा से अलग है।
शिक्षक ज्ञान देने का काम कर रहा है, तो इसको सामान्य नौकरी नहीं माना गया है। बिल्कुल। कई काम होते हैं कि नौकरी है, गया पत्थर तोड़ा आ गया, हाँ गया गड्ढा खोदने काम है, गड्ढा खोद के आ गया, उसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ शिक्षक का जो पद होता है वो जुड़ाव वाला पद है। हाँ उसको खुशी होती है कि जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है। हाँ। आप गड्ढा खोद के आए, गड्ढा थोड़े बताएगा कल को आपको सफल हुआ असफल हुआ क्या हुआ, आप कर दिया, आपका पैसा मिल गया। बच्चा जो है जब सफल होता है तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे भाई, सचिन तेंदुलकर, हाँ उसके कोच रमाकांत आचरेकर को पूरा भारत जानता है, सही पूरा विश्व जानता है। सही। ये उस शिक्षक की उपलब्धि है। हाँ। उसने सिखाया ना उसको। हाँ तो हर शिक्षक चाहेगा, जो नहीं चाह रहा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड आपको भी तय करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा छूट आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं देंगे, हर तरीके से कसेंगे तो फिर ये भी हो गया। धीरे धीरे वैसा होते जा रहा है कि आदमी नौकरी कर रहा है, जाता है, पढ़ा कर आ जाता है, हो गया, उसका लगाव खत्म हो जाएगा। जब आप उसको कानून के पूरे चीजों में बांध देंगे, ये नियम है, इसको नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, तो हर पल यही सोच रहे हैं मेरे से ये गलती ना हो जाए। हाँ। ये गलती होगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब बच्चा लड़ रहा है, परिवेश मान लीजिए ऐसा है भाई, उसका परिवेश केवल स्कूल नहीं है। हाँ स्कूल में कितने घंटे रहता है एक बच्चा? 5 से 6 घंटे। हाँ बाहर तो 16 घंटे 18 घंटे रह रहे हैं ना। हाँ। तो बाहर से भी तो सीख के आएगा ना कुछ चीजें। आप कैसे कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा? वो जो बाहर सीख के आता है, मान लो गाली सीख के आता है, वो स्कूल में बच्चों में आपस में गाली गलौज कर रहा है, शिक्षक देखेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा उसको? बिल्कुल। छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा? लड़ रहे हैं छुड़ाएगा। तो जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा ही बच्चा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसका अधिकांश समय बाहर भी गुजर रहा है। जी। ये है। अच्छा प्रदीप भैया, अब आप भी थोड़ा मोड़ा। अच्छा प्रदीप भैया, प्रदीप पांडे जी सर, अब शिक्षक संघ के लिए आपका आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति की अगर बात करें तो वर्तमान में देखिए, शिक्षकों, जैसे विवेक भाई बोल रहे थे, शिक्षकों की समस्याएं आज भी कायम है। हम लोग 1998 या ये कहें कि 1995 से, एक्चुअल में शिक्षा कर्मी की भर्ती 1995 में हुई थी, लेकिन उसको संविदा रखा गया था और वो खत्म कर दिया गया। फिर 98 से उसको शिक्षा कर्मी माना गया है। तो कुछ लोग 95 से भी हैं और कुछ लोग 98 से हैं। तो 98 से उसको शिक्षा कर्मी के रूप में माना गया है, से लेकर आज तक 2018 तक, 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ। उसके पहले तक हम पंचायत विभाग या शिक्षा कर्मी के रूप में इस तरह से अलग अलग नाम बदलते रहे, पद बदलते रहे, लेकिन हम लोग की स्थिति वही की वही रही। 2018 में हम लोग का संविलियन हुआ, हम स्कूल शिक्षा विभाग में आए। वेतनमान में जरूर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हमारी स्थिति में आज भी जो परिवर्तन होना चाहिए था, भाई अगर कोई 20 साल नौकरी किया है कोई कर्मचारी, तो उसके 20 साल के नौकरी का, सर्विस का इफेक्ट दिखना चाहिए उसके घर परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति में। तो वो आज तक वैसा बदलाव नहीं आया है। तो हमारी रणनीति तो यही है कि हम जिस तिथि से नौकरी में आए हैं, कोई 1998 में आया, कोई 2003 में आया, कोई 2005 में आया, कोई 2007 में आया, 8 में आया, 10 में आया, 11 में आया, ऐसे अलग अलग समय में आते गए हैं। तो जो जिस तिथि से शिक्षा कर्मी के रूप में या पंचायत शिक्षक के रूप में नौकरी में आया है, उस तिथि से उनके सेवा की गणना की जाए, और न केवल गणना की जाए बल्कि उनको गणना करते हुए उनको जितने भी लाभ हैं, लाभ किस प्रकार के, कि 5 साल में उनको पदोन्नति होना चाहिए था, 5 साल में पदोन्नति नहीं हुआ, चलिए ठीक है, 5 साल में पदोन्नति नहीं दे पाए आप, पद खाली नहीं है, हालांकि पद खाली थे, बल्कि उन्हीं पदों पर आप देखिए, पदोन्नति का नियम क्या है कि 50 जितने पद खाली होते हैं उसके 50% पद पदोन्नति के लिए होता है और 50% पद जो है वो सीधी भर्ती के लिए होता है। लेकिन इस बीच में 1998 से लेकर आप देखिए लगभग 2010-11 तक के लगातार भर्तियां होते गई, पदोन्नति बहुत कम हुआ, भर्तियां लगातार होते गई। और भर्तियां किस पद पे हुई? वही खाली पदों पे होती गई। जो पद खाली हो रहे थे उन पे शिक्षा कर्मी के रूप में, पंचायत शिक्षक के रूप में भर्ती आप करते गए, क्योंकि उनका वेतनमान कम था, कम वेतन देना था तो आप सीधा भर्ती कर देते थे। पदोन्नति देने से वेतन बढ़ जाता उस शिक्षक का या शिक्षा कर्मी का, तो आप पदोन्नति नहीं देना चाहते थे। तो पदोन्नति नहीं देते हुए उनको सीधा सीधा नया भर्ती करते गए और पदोन्नति के पदों को भरते गए।
जिसके वजह से हमारे बहुत सारे शिक्षक आज 20 साल 27 साल नौकरी करने के बाद भी पदोन्नति के लिए पदोन्नति से वंचित है। तो ये विसंगति आई है। तो मांग तो यही है कि आप जो है पहले नियुक्ति तिथि से आप गणना करें, और न केवल गणना करें बल्कि उनको समस्त देय लाभ जो है, जो मिलना चाहिए था, जिसमें एक है उनकी पदोन्नति। यदि पदोन्नति नहीं किए हैं तो पदोन्नति यदि नहीं होता है तो उसके लिए नियम है क्रमोन्नति का। जैसा कि विवेक भाई भी बता रहे थे कि 5 साल में पदोन्नति देंगे, और यदि 5 साल में पदोन्नति नहीं दे पाए तो बाद में उसके लिए नियम बना था कि 10 साल में क्रमोन्नति। क्रमोन्नति क्या है कि जिस पद में पदोन्नति होना है, मैं सहायक शिक्षक हूं, मेरी पदोन्नति होनी है शिक्षक के पद में। यदि मुझे 5 साल में पदोन्नति नहीं मिला तो 10 साल बाद मुझे शिक्षक के पद के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। आपने वह भी नहीं दिया है, तो आपको यही मांग है कि आप या तो पदोन्नति दिए, नहीं दिए हैं तो आप उनको क्रमोन्नति दीजिए। कब? जब उसका 10 साल पूरा होता है। अब किसी का 10 साल जो है पूरा हुआ, आज वो 20-20 साल से एक ही पद में है, मतलब उसको 2 क्रमोन्नति मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। तो आपको सीधा उसको 2 क्रमोन्नति देते हुए वर्तमान में अगर 2 समय पे उसको 10 साल में पहला क्रमोन्नति मिलता, 20 साल में दूसरा क्रमोन्नति मिलता, और उसके बाद उसका सम्मिलन होता या सम्मिलन के बाद उसको क्रमोन्नति मिलता, तो उसका वर्तमान में वेतन क्या रहता, इसकी गणना करते हुए वर्तमान वेतन की फिक्सेशन होनी चाहिए। यदि मेरी नौकरी 2007 में लगी, 2007 में मतलब 2017 में मुझे मिल जाता शिक्षक पद का वेतनमान, वर्ग 2 उस समय कहा जाता था, शिक्षक पद का वेतनमान मिल जाता मुझे, और 2018 मेरी संविलियन हुई है, तो मेरा संविलियन फिर शिक्षक पद में हुआ होता, शिक्षक पद के वेतनमान में। तो आज मैं शिक्षक पद का वेतनमान पाते रहता, और 2018 से 2024 तक देखिए, मतलब 6 सालों में 6 इंक्रीमेंट मेरे लग जाए रहते, मतलब 35,400 में तो मैं वहीं पे 2017 में ही हो गया था। 2018 में 36,000 में पहुंच जाता, फिर 2017 के 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब आज मैं व्याख्याता के वेतनमान के लगभग बराबर होता। तो 2027 में जाके फिर मेरा दूसरा क्रमोन्नति लग जाता, और दूसरे क्रमोन्नति में मैं व्याख्याता के वेतनमान पे पहुंच जाता। तो वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं है। तो प्रमुख हमारी रणनीति यही है कि हमारे शिक्षकों का जो शोषण हुआ है, आपने काम तो करवाया, उसी शिक्षा विभाग का काम करवाया, उसी शिक्षक के पद पे आपने काम करवाया, लेकिन आपने उस पद के बराबर हमको वेतन नहीं दिया, उस पद के बराबर जो समस्त लाभ मिलने थे वो हमको नहीं दिए हैं। आगे हमारी रणनीति यही है कि वो सारे लाभ हमको मिलने चाहिए। और सहायक शिक्षकों की बात जैसा विवेक भाई कर रहे थे, सहायक शिक्षक उससे एक पद ऊपर होता है शिक्षक, और उससे एक पद ऊपर होता है व्याख्याता, है ना। व्याख्याता और शिक्षक के पद में जो वेतनमान है उसमें अंतर यह होता है कि लेवल 9 और लेवल 8 का है, उसका 39,100 रुपए और इसका 35,400 रुपए शिक्षक पद का, व्याख्याता का 38,100 रुपए ये वेतनमान है, मतलब लगभग 4,000 रुपए के आसपास का अंतर। लेकिन सहायक शिक्षक का 25,300 रुपए। अब 25,300 रुपए हमारे उसके बीच में लगभग 9,000 का वेतन का अंतर। तो वो 9,000 का वेतन का अंतर क्यों है, हमारी मांग ये थी। और ये आज से नहीं है, ये है जब हम जब शिक्षाकर्मी थे तब से है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 की बात को। 2013 से पहले स्थिति ये थी कि सहायक शिक्षक को जो वेतनमान मिलता था 3,800 रुपए वेतनमान था, शिक्षक का वेतनमान था 4,500 रुपए, और व्याख्याता का वेतनमान था 5,000 रुपए। तो ऐसा अलग अलग उनका वेतनमान था, उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं था। 3,800 और 4,500 के बीच में कितना अंतर है, सामान्य अंतर है। लेकिन जब 2013 में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, 38 दिन का आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन था वो। 38 दिन का आंदोलन, सप्पे साला मैदान में हम लोग 38 दिन तक बैठे रहे, और 38 दिन तक हम लोग जूझ के आंदोलन किए। स्थिति ये बनी, कई बार सरकार के साथ में वार्ताएं हुई, बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी, और अंतिम में हमने शून्य में हड़ताल को वापस लिया। इसलिए वापस लिया कि बच्चों की स्थिति को देख रहे थे, परीक्षा का समय आ रहा था, लगभग जनवरी वगैरह का महीना था, और स्थिति आ रही थी कि अब आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम वगैरह होने थे, बच्चों की स्थिति ठीक नहीं थी। हम 38 दिन तक आंदोलन करते रहे, हमारे बच्चे परेशान होते रहे। तो बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि चलिए अब हम शून्य पे वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं लेना इस सरकार से हमको, और हम चले जाएंगे वापस।
बिना कुछ लिए, और हम चुपचाप वापस आ गए। देखिए, मौन जो है वो बहुत बड़ा एक हथियार होता है, और मौन का प्रहार भी बहुत भारी होता है। तो जब हम चुपचाप और मौन होकर वापस आ गए तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ। दूसरी ओर हम सिर्फ मौन होकर वापस नहीं आए, उसके आने के बाद फिर बहुत सारा हम लोग का वो रहा कि हम आगे क्या करेंगे करके, लेकिन सरकार तक एक बात पहुंची कि शिक्षा कर्मी जो है वो काफी नाराज होके गए हैं और चुपचाप चले गए हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिए चले गए हैं। तो इससे पहले ऐसा होता था कि 2%, 5%, 15% बढ़ा के हमको दे के भेज दिया करते थे। हमारे लीडर उस समय जो होते थे वो मान भी जाया करते थे। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि बहुत सारे संगठन एक साथ मिल गए थे और दबाव ऐसा बना था कि कोई एक लीडर जो है निर्णय नहीं ले सकता था कि हाँ हम इतने में 5% लेके वापस चले जाएंगे करके, क्योंकि दबाव भारी था, बहुत सारे लोग थे। तो उस दौरान कोई निर्णय तो हुआ नहीं, सब सुनने पे वापस आ गए। सरकार ने एक निर्णय दिया और कहा कि हम समतुल्य वेतनमान देंगे। उस समय 6वां वेतनमान आ चुका था, तो 6वां वेतनमान के बराबर पुनरीक्षित वेतनमान जो है शिक्षकों के समतुल्य देंगे। और शिक्षा उस समय आदेश हुए, फिर चुनाव आ गया समतुल्य वेतनमान देने का, उसको क्रियान्वयन होते होते जो है चुनाव आ गया। चुनाव के बीच में वो मामला रुक गया। जैसे चुनाव का आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद उसका क्रियान्वयन होना था। तो उस समय जब आदेश निकाले गए थे उसमें यह था कि शिक्षकों के समान वेतन एवं भत्ते। लेकिन जब चुनाव निपट गया, निपटने के बाद जब क्रियान्वयन होना था उस आदेश का, तो उसमें बताया गया कि भत्ते नहीं, भत्ता है वो। अब भत्ता किस तरह से है कि आपको भत्ता, ये भत्ता मिलेगा और शिक्षकों के समतुल्य। अब हमारा क्या होना था कि जैसे 6वें वेतनमान में नियम ये था कि आपका जो वेतन है वर्तमान में, उस वेतन पे 1.86 का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो वेतन बन रहा है वो वेतन पे आप फिक्स होंगे। फिक्सेशन इसको कहा जाता है। लेकिन उस समय क्या किया गया हमारे साथ में कि समतुल्य का, चुनाव से पहले तो उन्होंने शिक्षकों के समतुल्य हम देंगे उन्होंने कहा, लेकिन उसका चुनाव के बाद क्रियान्वयन होना था तो ये कर दिया कि सहायक शिक्षक का वेतन कितना है न्यूनतम। तो उस समय 6वें वेतनमान में जो था 7440 रुपया मूल वेतन था और 2400 रुपया ग्रेड पे था। तो सहायक शिक्षक को 7440 रुपया मूल वेतन और 2400 ग्रेड पे दिया जाएगा। अब वो 1 साल नौकरी किया है, उसमें 8 साल का नियम बनाया गया था। तो जिसको आज 8 साल हुआ है वो भी 7440 रुपया मूल वेतन पाएगा और 2400 रुपया ग्रेड पे पाएगा। और जिसको 9 साल हुआ है वो भी पाएगा, जिसको 10 साल हुआ है वो भी पाएगा। उसमें कुछ एक नियम बनाया गया है कि जिनको ज्यादा साल हो गया है उनको हर 2 साल में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा करके। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। मतलब फिक्सेशन यदि होता तो जिनको 8 साल हो चुका था उसका फिक्सेशन ये होना था कि उनका वेतन जितना भी है उसमें 1.86 का गुणा करते तो लगभग उनका न्यून वेतन जो था ना वो 9840 रुपए होता, 9840 रुपए होता। लेकिन वैसा नहीं किया गया, सीधा फिक्स कर दिया गया। वैसे ही शिक्षकों के साथ भी हुआ जो वर्ग 2 थे उस समय, और वही वैसे ही व्याख्याता पंचायत या वर्ग 1 जिनको कहा जाता था उनके साथ भी हुआ था, सबके साथ हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो हुआ वो सहायक शिक्षक हुआ, क्योंकि उनका लेवल 6 था, नीचे था। हम लोगों ने उस समय आंदोलन चलाया, मुहिम चलाया। और भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक संगठन हुआ करता था उस समय, हमने बनाया सहायक शिक्षक पंचायत का संगठन एक बनाया, सहायक शिक्षक कल्याण पंचायत कल्याण संघ करके। और भूपेंद्र सिंह मनाफर जी उसके प्रदेश अध्यक्ष होते थे उस समय, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष था। और उस समय सोशल मीडिया का जमाना इतना नहीं था, तो लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पाती थी, व्हाट्सएप वगैरह था नहीं उस समय। तो फिर भी हम लोगों से मिल मिल के बताते थे, अलग अलग मीटिंग में जाते थे तो वहां बात रखते थे कि सर सहायक शिक्षक का वेतन क्यों कम है और हम हमारे वेतन में विसंगति है। पहला विसंगति का शब्द वहीं से शुरुआत हुआ था और हम लोगों ने किया था उस शब्द की शुरुआत। हमने मांग किया था कि वेतन में विसंगति है, हमारा वेतन कम है। जब आप शिक्षक और व्याख्याता पंचायत जो है उनको आप जो वेतन दे रहे हैं उनके वेतन में ज्यादा अंतर नहीं है, 1000-2000 का अंतर है यदि, तो हमारे वेतन में फिर 5 से 10 हजार रुपए का अंतर क्यों है, 9 से 10 हजार रुपए का। हमारे वेतन में भी 1000-2000 का अंतर रख लीजिए शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच में। तो ये मांग हमने करना शुरू किया, और जब हमने मांग करना शुरू किया धीरे धीरे वो मांग धीरे धीरे बढ़ते गया। इस बीच में फिर से 2018 में आंदोलन हुआ। आंदोलन का परिणाम ये निकला कि संविलियन फिर होना था। और संविलियन की बात में बता देना चाहता हूं आपको कि 2018 के आंदोलन में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था और पूरे रायपुर शहर को हमने एक तरह से
झकझोर दिया था, सरकार को झकझोर दिया था, सरकार मजबूर हो गई थी, टॉयलेट को बंद कर रही थी सरकार, जगह जगह से हम लोगों को उठा रही थी सरकार, हम लोग को गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन फिर भी हमने अलग अलग जगह पे, वो जहां पे बूढ़ा तालाब पे जो आंदोलन होता था उसको बैन लगा दिया गया, वहां रोक लगा दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई, तो हम लोग ईदगाह मैदान में पहुंच गए, वहां भी पुलिस की धरपकड़ चालू हुई, वहां से हटाया गया, तो फिर हम लोग तुता इधर उधर पहुंच गए, क्या नया बस स्टैंड जो बना है आजकल, तो ऐसा अलग अलग, साइंस कॉलेज का उधर का जो ग्राउंड है उधर साइड पहुंच गए, ऐसा करके अलग अलग जगह हम लोग आंदोलन करते रहे, पूरे 2000 में घूमते रहे। 2018 के आंदोलन में आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगा कि सरकार के साथ आप लोग कुछ लेनी देनी करके आंदोलन खत्म कर दिए करके। जी, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ, ये क्या सच है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए 2018 का आंदोलन को ले लें या कोई भी आप आंदोलन को ले लीजिए, एक आम जो शिक्षक था या शिक्षाकर्मी जो होता था वो तन मन धन से हमेशा आंदोलन में लगा रहता था, सक्रिय रहता था, वो 24 घंटे सिर्फ आंदोलन को सफल बनाने के बारे में सोचता था। और आम शिक्षक या शिक्षाकर्मी जो है कभी भी आंदोलन से भागा नहीं है। आंदोलन को वापस लेने का काम, आंदोलन को छोड़ के जाने का काम, या जो भी आप अपने शब्दों में कहते हैं साठगांठ करने का काम, वो बड़े स्तर के नेता ही कर सकते हैं, छोटा कर्मचारी तो नहीं कर सकता। छोटा जो वहां पे काम कर रहा है नेता, क्या बोलते हैं, आंदोलन कर रहा है, आंदोलनकारी है, वो तो नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, और बड़े लोगों की बड़ी बात को बड़े लोग ही समझ सकते हैं, उसके विषय में टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2018 के आंदोलन में हम सब सक्रिय थे, हम सब वहां पे जूझ रहे थे। आप विवेक भाई को देख लीजिए, उससे जिस रात को आंदोलन वापसी हुई है 12 बजे रात को, उसी रात को 8 बजे 9 बजे ये टीवी पे आईबीसी में टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा, सरकार जितना सितम कर सकती है कर ले, हमको उठा के जेल में डालना चाहती है डाल दे, टॉयलेट बंद करना चाहती है बंद कर दे, हमको जैसा प्रताड़ना दे सकती सरकार दे ले, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये 9 बजे ये प्रदेश मीडिया प्रभारी थे, और 10 बजे तो खत्म ही हो गया था आंदोलन। नहीं, 12 बजे हुआ था। 12 बजे 9 बजे ये मीडिया में बाइट देके वहां से वो मीडिया से वापस आए थे, और बाद में रात को 12 बजे 1 बजे फिर पता चला कि हमारे जो कुछ लीडर थे उन्होंने जाके वहां पे आंदोलन को खत्म कर लिया है, जेल में वहां से फोटो वीडियो वगैरह जारी हुआ, तो हमको पता चला। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जब लीडर वापस चला जाता है ना, तो स्वाभाविक रूप से जो सैनिक होते हैं उनका मनोबल गिरता है बहुत ज्यादा, और गिरने के बाद कुछ दिनों तक तो काफी खामोशी रही, कई मीटिंग्स वगैरह हुए, लेकिन बाद में हम लोगों ने फिर एक निर्णय लिया। और मैं उस समय की बात भी बताना चाहता हूं, विवेक भाई एक अच्छा वो लेके आए थे, क्योंकि ये टेक्निकल जानकार थे, ये एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एमएससी किए हुए हैं और मीडिया वगैरह में काम किए हैं, जिनको काफी अनुभव था। इन्होंने फेसबुक वगैरह के लाइव करने का, इन्होंने नया एक वो मुहिम लाया और फेसबुक लाइव वगैरह किए हम लोग लगातार, हमारे शिक्षक संघ के लोग मिलकर। और उसके बाद फिर एक नया चीज लेके आए थे कि चाय पे चर्चा। तो एक दिन हम लोग अचानक बैठे थे और बोले कि यही बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो इसको चाय पे चर्चा करके सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। फिर वो वायरल हुआ। उसके बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह लोग, 4 लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और वहां पे चाय पे चर्चा हो रही है और उसको मीडिया पे डाल रहे हैं। सरकार तक ये बात पहुंची कि चाय पे चर्चा करते क्या है, आखिर चर्चा होती क्या है, क्या चर्चा करते होंगे ये। तो सरकार तक ये इंटेलिजेंस के माध्यम से पहुंच गया होगा, लोकल इंटेलिजेंस एलआईबी के माध्यम से, कि चाय पे चर्चा यही हो रही है कि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है, वादा खिलाफी की है, तो इसको फिर सरकार को हम आने वाले समय में हम भी देखेंगे। तो फिर 2018 में जो है एक ऐतिहासिक निर्णय रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिया था अंबिकापुर के एक कार्यक्रम में, कि मैं शिक्षा कर्मियों का जो है शिक्षा विभाग में सम्मिलन करूंगा, ये घोषणा किया। और 8 वर्ष उस समय जब उन्होंने घोषणा किया तो काफी खुशी हुई, और काफी खुशी हुई कि हम सबका सम्मिलन, चलिए एक बड़ी चीज जो है, हमारा मांग जो है पूरा हो गया, अब हमको सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका बाद में वो फाइल वाइल बाहर आया, उसे कागजात बाहर आए, निर्णय कि क्या होने वाला है, कैसे हो, किस तरह से इसका क्रियान्वयन होगा, तो पता चला कि उसमें 8 साल का बंधन रख दिया गया है। तो फिर से एक बार निराशा हुई। देखिए, मेरा 8 साल हो चुका था, मेरा सम्मिलन होना था, लेकिन जैसे विवेक भाई बोल रहे थे, विवेक भाई जैसे हमारे हजारों शिक्षक साथी, शिक्षाकर्मी साथी ऐसे थे जो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले लोग थे, और नहीं भी हिस्सा लेते रहे होंगे, हमारे शिक्षाकर्मी भाई लोग तो थे ना वो, और उनका सम्मिलन नहीं हो रहा था, हमारा हो रहा था। तो ये हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि दुख का विषय था कि हमारे ही कुछ साथी हमसे छूट जा रहे हैं।
उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा वो था, फिर बाद में हम लोगों ने चलाया वो आंदोलन अलग से चलाया विवेक भाई के नेतृत्व में। हम लोगों ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे और उसमें सब हमने किया है। तो मैं मूल विषय पे जब आता हूं कि हमारी रणनीति क्या होगी आगे चल के, तो हमारी रणनीति यही है कि जो सहायक शिक्षक हैं उनके वेतन में आज भी विसंगति है। सहायक शिक्षकों को आप ऐसा वेतनमान दीजिए ना, कैसे देंगे ये मैं नहीं जानता। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वेतन विसंगति दूर किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप मानते हैं कि वेतन में विसंगति है, तभी तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा है जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। तो मोदी जी ने अगर कोई गारंटी दिया है, प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में वो उन्होंने कोई गारंटी दिया है, तो इसका मतलब वो मानते हैं कि वेतन में विसंगति है, और वेतन में विसंगति है तो आपको उसको दूर करना है। कैसे दूर करना है ये सरकार को सोचना है। मैं तो बस इस बात से आशान्वित हूं, मैं इस बात का उम्मीद रखता हूं कि आपने कहा है कि वेतन में विसंगति को दूर करेंगे, तो आने वाले समय में एक शिक्षक और सहायक शिक्षक के वेतन में वही अंतर रहेगा जो एक शिक्षक और व्याख्याता के वेतन में अंतर है। तो यही हमारा अगली रणनीति यही है कि हम जो है सरकार से इस बात को पूरी करवाएं कि हमारे वेतन की विसंगति को दूर करें। शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए उसको समस्त देय लाभ का प्रदान किया जाए, उनको लाभ दिया जाए, और समय समय पर जो कर्मचारियों को लाभ मिलते हैं, जैसे कि अभी भाई बोल रहे थे क्रमोन्नति का एक मामला है, डीए का मामला है। हर जुलाई और जनवरी में 2 बार जो है केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए का पुनरीक्षण करता है, महंगाई भत्ता देता है। तो वो अब उसी तिथि से लागू करता है केंद्र सरकार, जिस तिथि को वो देते हैं, जैसे 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो केंद्र के समान राज्य में भी 1 जुलाई और 1 जनवरी से कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उसको किसी अन्य तिथि से जो है लेट लतीफ करके ना दिया जाए। अगर लेट होता है तो उसको घोषणा उसी तिथि से आप करिए और उसका एरियस दीजिए, आप अंतरराष्ट्रीय को आप नगद दीजिए आप उनको कर्मचारियों को। ये सारी चीजें हैं जिस पर हमको काम करना है। अच्छा सर, ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका जी, विद्यार्थियों के लिए एक सुविचार। देखिए बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो ये कि शिक्षक का वास्तव में सम्मान क्या है। हम लोग जहां पढ़ाते हैं ना सर, मैं सहायक शिक्षक हूं, विवेक भाई व्याख्याता हैं, इनके बच्चे थोड़े बड़े हैं। ये जिस दिन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा कोई टॉपिक को अगर पढ़ा के आ गए तो इनके बच्चे थोड़े बड़े हैं ना, वो आके बोल देंगे सर आज आप जो टॉपिक पढ़ाए हैं ना, ओम का नियम इतना बढ़िया आप समझाए कि मजा आ गया, ये पूरा समझ में आ गया सर। ये इनकी उपलब्धि है और यही इनका सम्मान है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूं, जिन बच्चों को पढ़ाता हूं प्राइमरी स्कूल में, छोटे बच्चों को जो 5 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं, वो बच्चे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूंगा, मेरे को आके नहीं बोलेंगे सर आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया, पूरा सीख गए, क्योंकि वो बच्चों के पास वो शब्द नहीं है, वो बोलने की शैली नहीं है, उनके पास अभी ये ज्ञान नहीं है कि आज बहुत अच्छा पढ़े करके। तो ये नहीं होता है हमारे साथ में। लेकिन शिक्षा का प्रभाव देखिए, जो शिक्षा नीति बनती है ना वो 20 साल के लिए बनती है। तो एनसीएफ जो आया था 20 साल के लिए आया था, शिक्षा नीति लगभग 20 साल के लिए बनती है। क्यों बनती है? जो बच्चा आज पहली कक्षा में भर्ती होगा वो 20 साल बाद 12वीं पढ़ के पास आउट होगा, 20 साल में वो 12वीं पास हो चुका होगा। तब जो है आज जो हमने प्रयोग किया है शिक्षा में, उसका 20 साल बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा वो 20 साल बाद दिखेगा। उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव उस समय दिखेगा। इसलिए 20 साल की शिक्षा नीति बनाई जाती है, 20 साल के लिए होता है। तो 20 साल बाद वो दिखना है उसका। आज से 20 साल बाद यदि कोई बच्चा मुझे मिल गया और उसने देख के मुझे पहचान लिया कि हाँ ये मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, अगर वो मुझे नमस्ते कर लिए, देख के मुस्कुरा दिए और हो सकता है प्रणाम कर ले, तो यही मेरी उपलब्धि होती है। तो शिक्षकों के लिए तो यही है कि आप उस कमाई को कम से कम करके रखिए कि आपके बच्चे आज से 20 साल बाद आपको किस रूप में देखेंगे। और बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए पढ़ाई का जीवन जो है, शिक्षा बचपन जो है वो दोबारा नहीं आता है। जितने लोग आज बड़े हो चुके हैं उनसे पूछिए कि उनका जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा था, तो वो सब कहेंगे कि विद्यार्थी जीवन जो है वो सबसे अच्छा जीवन था। तो इस समय का आप पूरा सदुपयोग करिए, जितना हो सके उतना आप इस समय को उपयोग कर लीजिए। खूब पढ़िए, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, शिक्षा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जितना हो सके पढ़िए आप, पढ़ाई से ही जीवन में हर चीज हासिल किया जा सकता है। और जैसा कि आज 14 अप्रैल है, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी है।
और उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, विश्व रत्न भी कहा जाता है, भारत रत्न उनको मिला हुआ ही है, ज्ञान नॉलेज ऑफ सिंबल उनको कहा जाता है। तो उनका जन्मदिन है आज। इस अवसर पर तो ऐसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हर बच्चा भीमराव अम्बेडकर बने, हर बच्चा नरेंद्र मोदी बने, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर बने। आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो काबिलियत है, आप उसका पूरा पूरा उपयोग करिए और करके अपने जीवन में कहीं पर भी आप एक मुकाम हासिल करिए। यही आपके जीवन की उपलब्धि होगी। विवेक सर, विद्यार्थियों के लिए एक आपकी तरफ से सुविचार। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि समय के हिसाब से आप अपने को अपडेट करें। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो है इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि हर क्या होता है ना कि ज्ञान तो आपको मिलता ही है, हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसको रोजगार भी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार को भली भांति पाल सके। तो रोजगार परक शिक्षा की ओर अब हमारा ध्यान जो है वो जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम है जिसको हम लोग नहीं सोचते। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि एक समय में जो खाना बनाने का जो वो था कोर्स, जिसको होम साइंस कहा जाता था, मतलब जो कुछ नहीं जान पा रहा, जो आज भी नहीं कर पाएगा, वो होम साइंस कर ले कहते थे, उसको एक हिकारत भरी नजरों से देखते थे। आज मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि बड़ी बड़ी नौकरियों में जितना पैसा नहीं होगा, उससे ज्यादा पैसा किसको है? बड़े बड़े होटलों के सेफ को है। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जो सेफ है, जिनका आप लजीज खाना खाते हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में है। वो आइकॉन है आज के डेट में। ठीक है, एक फील्ड मैंने बता दिया, ऐसी बहुत सारे फील्ड हैं। एक समय में बाल काटना एक कला है। हाँ भाई, समाज में तो हर प्रकार के लोगों की जरूरत है ना। ठीक है, जो बड़े बड़े हैं बाल काटने वाली, जो मतलब कंपनियां हैं कह लीजिए, जिनका सैलून का चैन चलता है, कितना पैसा कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। यूट्यूबर एक जो भी नए आए हैं, गेम को लेकर जो बनाते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को देखेंगे तो यूट्यूब में जो चला देखते हैं, तो कोई भी चीज जो आप सीख रहे हैं, वो कोई भी चीज आपका जाया नहीं जाएगा। शिक्षा यानी केवल किताबी शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो आपको जहां से भी मिल रहा है, हो सकता है कि वो आपके लिए द्वार खोल दे। पहले के डेट में फिल्म के हीरो हीरोइन को अच्छा नहीं माना जाता था, आज के डेट में उन लोग की आमदनी आप जानते हैं। शिक्षक जो पेशा था, आज ये हुआ क्या कि अब नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। हम लोग के लिए सुकून का है कि ठीक है, हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अब किसी को शिक्षाकर्मी नहीं बनना पड़ा है, अब वो सीधे शिक्षक बन रहा है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हर फील्ड अच्छा है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास कीजिए। बस ये है कि जिस भी काम को आप करना चाहते हैं अच्छे से करें, 100% लगा के करें, और वही पढ़ाई करें जिसके लिए आपका मन है। देखकर, जैसे पहले होता था कि मैथ्स ही लेके पढ़ना है, बीकॉम ही करना है, 3 ही 4 स्ट्रीम है, अब ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को कहता भी हूँ कि बेटा बहुत सारे स्ट्रीम है, आपको सारे स्ट्रीम की जानकारी जो है, क्या क्या बन सकते हो, वो यूट्यूब में मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी। आप देखिए जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। भगवान ने जिस गुण से आपको नवाजा है उसी दिशा में आप आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। 1 2 या 10 फील्ड ही नहीं है, अब हजारों की संख्या में फील्ड हैं, और किसी भी फील्ड में आप अपना जिंदगी बना सकते हैं। मेरी ढेरों शुभकामनाएं बच्चों को। तो ये थे आज के हमारे व्यक्ति विशेष हमारे चैनल में, सम्मानीय विवेक दुबे जी और सम्मानीय प्रदीप पांडे जी, और आप दोनों व्यक्ति विशेष का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।